हेलो फ्रेंड्स, मैंने फिफ्थ वीडियो बनाई है 30 क्वेश्चंस की, जिसमें आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। 30 क्वेश्चंस रेडी किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अमेरिका में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। जब इस समिति ने अपनी सिफारिशें पेश की थीं, तब प्रोफेसर ब्लूम ने उन सिफारिशों को किस पुस्तक के रूप में संपादित किया? हमें पता होना चाहिए कि प्रोफेसर ब्लूम ने उन सिफारिशों को किस पुस्तक में संपादित किया था। तो ये ऑप्शन है: परीक्षक उद्देश्यों का वर्गीकरण, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, क्योंकि ब्लूम ने शिक्षा पर ज्यादा महत्व दिया था ना, तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण उन्होंने नाम रखा था उस पुस्तक का। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। छात्र छात्राओं में अपने विचारों, भावों आदि को मौखिक व लिखित रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता को कौन से उद्देश्य से जाना जाता है? मौखिक व लिखित रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता को कौन से उद्देश्य से जाना जाता है? जब हम अपने भाव और विचार मौखिक और लिखित तरीके से अभिव्यक्त करते हैं, तो वो उद्देश्य होता है अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सृजनात्मक ग्राह्यात्मक नहीं है, अभिव्यंजनात्मक उद्देश्य है। देखो, अभी के नाम से पता लग रहा है कि आप अभिव्यक्त कर रहे हो, तो उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और याद कर सकोगे आप। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं। भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। यह किस धारा में लिखा हुआ है? आपको धारा पता होनी चाहिए कि भारतीय संघ की हमारे हिंदी से रिलेटेड है, तो इसलिए धारा पूछी जा सकती है। भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी, यह किस धारा में लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ है 343 और ब्रैकेट में जो 1 लगाया हुआ है वो है धारा। इसमें लिखा हुआ है कि राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी 120, 454 ये कुछ नहीं है इसमें, इन धाराओं में इसे नहीं लिखा गया है। तो 343 और ब्रैकेट में 1 है, वो वाली धारा है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी भी शिक्षक के लिए कोई भी वस्तु इतनी घातक नहीं है जितनी कि पाठ्य योजना की तैयारी का कम होना। यह किसने कहा था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है और ये बहुत ज़्यादा प्रचलित भी है ये लाइन, कि अगर आप शिक्षक के लिए मतलब कोई भी वस्तु इतनी घातक नहीं पड़ती कि अगर आपने पाठ योजना ना बनाई हो वो आपको घातक पड़ जाती है। तो ये किसने बोला था? डेविस ने। डेविस ने। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। बॉसिंग, क्रू, गिल इन्होंने नहीं कहा था, डेविस ने कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। हर्बर्ट ने पाठ योजना में 5 सोपानों या पंचपदी प्रणाली को प्रस्तुत किया है। वह कौन कौन से हैं? ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर्बर्ट ने पाठ योजना में 5 सोपान रेडी किए थे, जिसे पंचपदी प्रणाली भी कहते हैं। पर वो कौन कौन से थे ये पता होना चाहिए। फर्स्ट है योजना प्रस्तुतिकरण, तुलना व समरूपता, सामान्यकरण, प्रयोग। सेकंड है पुनरावृत्ति, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य कथन, पूर्व ज्ञान, विशिष्ट उद्देश्य। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। योजना सबसे पहले उन्होंने फोकस किया, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना व समरूपता, सामान्यकरण, लास्ट में जाके प्रयोग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ओके, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री एवं ऐन्द्रिक वस्तुएं या छवियां हैं जो अधिगम को आरंभ करते हैं, उद्दीप्त करते हैं और पुनर्बलन प्रदान करते हैं। यह किसने कहा था? श्रव्य दृश्य सामग्री व ऐन्द्रिक वस्तुएं या छवियां हैं जो अधिगम को आरंभ करते हैं। किसने कहा था? ये बर्टन ने कहा था। बर्टन ने कहा था। बर्टन ने। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। मेकनॉन, रॉबर्ट, गुड ने इन्होंने नहीं कहा था, बर्टन ने कहा था श्रव्य दृश्य सामग्री के बारे में। ऐन्द्रिक वस्तुएं, छवियां, इन्होंने ये सब बोला था, बर्टन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण के प्राय कितने सूत्र होते हैं? ये भी पता होने चाहिए। ये वाला देखिए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इसे याद कर लीजिए अच्छे से। कौन से हैं?
सरल से जटिल, ये पहला हो गया। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये सेकंड हो गया। ज्ञात से अज्ञात की ओर, थर्ड हो गया। और करके सीखना, ये फोर्थ हो गया। तो 4 हैं सूत्र शिक्षण के, ठीक है। बाकी ये जो नीचे लिखा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये रॉन्ग है। सरल से जटिल पे जाना है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है और करके सीखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक इकाई संबंधित विषय वस्तु का विद्यार्थी द्वारा एक निश्चित समय अवधि में आत्मसात किया जाने वाला भाग है, यह किसने कहा था? गिल ने, प्रेस्टन ने, पोर्टर ने। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, प्रेस्टन ने कहा था, प्रेस्टन ने। ओके, समय अवधि में आत्मसात किया जाने वाला भाग है एक निश्चित समय अवधि में। आगे बढ़ते हैं। क्या इकाई पाठ योजना से पहले आती है? तो आपका ऑप्शन रहेगा नहीं, पहले पाठ योजना आती है फिर इकाई पाठ योजना आती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पहले हम पाठ योजना तैयार करते हैं, उसके बाद जाकर हम उसे इकाइयों में बांटते हैं, ठीक है। तो इकाई बाद में आती है दूसरे नंबर पर, पहले पाठ योजना आती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, नहीं। आगे बढ़ते हैं। इकाई पाठ योजना के पद कौन कौन से हैं? ये भी हमें पता होना चाहिए कि इकाई पाठ योजना के पद कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, तैयारी, पूर्व ज्ञान, प्रस्तुतिकरण, संक्षिप्तीकरण, अभ्यास प्रश्न, मूल्यांकन। सेकंड रॉन्ग है, बिंदु शिक्षण, विशिष्ट पाठ योजना, अभ्यास प्रश्न, ये नहीं है। तैयारी सबसे पहले है यहाँ पर, पूर्व ज्ञान भी इसमें सम्मिलित होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण, संक्षिप्तीकरण, अभ्यास प्रश्न और मूल्यांकन लास्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? ये एक टीचर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक मूल्यांकन और एक सूक्ष्म शिक्षण, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन इसने दिया हुआ है, इस शिक्षण में 15 छात्र होते हैं और बारी बारी 20 मिनट शिक्षण करते हैं और सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं उसे। सेकंड है, इस शिक्षण में 7 या 8 छात्र होते हैं और बारी बारी छात्र 5-6 मिनट शिक्षण करते हैं। थर्ड है, इस शिक्षण में 20 छात्र होते हैं और बारी बारी छात्र 45 मिनट शिक्षण करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। याद कर लो, सूक्ष्म शिक्षण में ज्यादा से ज्यादा 8 छात्र आ सकते हैं और बारी बारी 5-6 मिनट शिक्षण करते हैं, ठीक है। ओके, 5-6 मिनट ही शिक्षण किया जाता है यहाँ पर। ओके, आगे चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण किस लिए किया जाता है? ये भी पता होना चाहिए आपको। प्रस्तुतिकरण के लिए, प्रतिपुष्टि की प्राप्ति के लिए, केवल शिक्षक को प्रशिक्षण देने के लिए। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, शिक्षक को प्रशिक्षण देने के लिए। शिक्षक मतलब अध्यापक और उसको प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग देने के लिए सूक्ष्म शिक्षण का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ये याद कर लीजिए, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण किसको पढ़ाने का माध्यम नहीं है? ये भी आपको पता होना चाहिए। छात्र की व्यक्तिगत भिन्नताओं को, विषय सामग्री को पढ़ाने का। तो जिसको पढ़ाने का ये माध्यम नहीं है वो है सेकंड ऑप्शन, विषय सामग्री को पढ़ाने का ये माध्यम नहीं है। पूरी बैठ के विषय सामग्री नहीं पढ़ाई जाती, ओके। यहाँ ये चीज को नहीं लिया जाता, विषय सामग्री को नहीं लिया जाता सूक्ष्म शिक्षण में, ओके। आगे चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में कैसे पढ़ाने पर जोर दिया जाता है? ये भी पता होना चाहिए। एक समय में एक विषय की केवल एक इकाई को एक समय में अध्यापक और छात्र दोनों की मदद से। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, एक समय में एक विषय की, सिर्फ एक विषय को पकड़ा जाता है, केवल एक इकाई को ही अच्छे से पढ़ाया जाता है, वो होता है सूक्ष्म शिक्षण। आगे क्वेश्चन, आदत कन्वेंशन के स्तर के बाहर सारी शैक्षिक क्रिया की चाबी प्रश्न ही है, यह किसने कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन, प्रश्न ही है चाबी। तो ये कहा था फर्स्ट, पार्कर ने, ठीक है। प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। वह कौशल कौन सा है जो विद्यार्थियों की अवधारणाओं को स्पष्ट करने में सहायता करती है? प्रश्न कौशल, व्याख्या कौशल, दृष्टांत कौशल,
उत्तर है आपका थर्ड, दृष्टांत कौशल। क्या करती है ये? विद्यार्थियों की अवधारणाओं को स्पष्ट करने में सहायता करती है। ठीक है, दृष्टांत कौशल। आगे बढ़ते हैं। काव्य मुख्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये छोटे क्वेश्चंस पुटअप कर लिए जाते हैं पेपर में। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका। 2 प्रकार के होते हैं, गद्य और पद। ठीक है, गद्य और पद 2 प्रकार के होते हैं ये काव्य। आगे बढ़ते हैं। कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा जिसमें भावों की अभिव्यंजना हो, कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा जिसमें भावों की अभिव्यंजना हो, कविता कहलाती है। ठीक है, यह किसने कहा था? सुमित्रा नंदन पंत ने, ललिता जी ने, या श्याम सुंदर दास जी ने? तो श्याम सुंदर दास जी ने कहा था कि कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा जिसमें भावों की अभिव्यंजना हो, कविता कहलाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कविता के 2 पक्षों के नाम बताइए। कविता के 2 पक्ष पता होने चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है कला पक्ष, भाव पक्ष, दृश्य पक्ष, भाग्य पक्ष, प्रदर्शन पक्ष, निश्चल पक्ष। तो सबसे बेस्ट जो इसका ऑप्शन है वो है फर्स्ट, कला। कविता में कला महत्वपूर्ण रखती है और आपके भाव। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। गद्य का क्या अर्थ है यहाँ पर? स्पष्ट कहना, धैर्य से कहना, वर्णनात्मक कहना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। गद्य का अर्थ वो पूछ सकते हैं स्पष्ट कहना। ठीक है, स्पष्ट कहना। घुमा फिरा के ये पसंद ही नहीं करता गद्य। आगे है क्वेश्चन, गद्य में पद की भांति किन किन चीजों की आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शंस दिए हुए हैं निबंध, जीवनी, यात्रावृत्त, विचारों और भावों की, रस, ताल, अलंकार, छंद की। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि पद में हमें रस, ताल, अलंकार, छंद की जरूरत पड़ती है लेकिन गद्य में नहीं पड़ती। गद्य में स्पष्ट रूप से जो भी बात बोली जाती है तो वो बोली ही जाती है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर रस, ताल, अलंकार और छंद की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, अच्छे से इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य को शिक्षण की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, उनके नाम बताइए। विचारात्मक, भावात्मक, निबंधात्मक और कथात्मक। तो गद्य में निबंध आते हैं और कथा करने के लिए आती है स्पष्ट रूप से। तो इसको इन 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, निबंधात्मक और कथात्मक। ओके, इसे भी याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान करने वाले, सॉरी यहाँ अशुद्धता आना था, भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है जहां पर चिन्ह प्रतीकों का उपयोग नहीं। थर्ड ऑप्शन है अपने विचारों भावों को अभिव्यक्त करना व्याकरण है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान करवाया जाता है व्याकरण में। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्याकरण भाषा की विशेष प्रकार की रचना का वर्णन है, यह किसने कहा है? सुमित्रा नंदन पंत ने, जैगर ने या हैजालिट ने? तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। हैजालिट ने बोला था कि व्याकरण के बारे में बोला था, व्याकरण भाषा की विशेष प्रकार की रचना का वर्णन है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। किसी एक भाषा से विचारों को दूसरी भाषा में परिवर्तित कर देना क्या कहलाता है? ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। किसी एक भाषा से विचारों को दूसरी भाषा में परिवर्तित कर देना क्या कहलाता है? समझ रहे हो, जैसे मुझे हिंदी आती है, मेरे सामने कोई और खड़ा है जिसको इंग्लिश आती है, तो मैं अपने विचारों को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगी तो उसे क्या कहते हैं? व्याख्या कहते हैं, अनुवाद कहते हैं, दृष्टांत कहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, इसको अनुवाद बोला जाता है। जब हम एक भाषा से विचारों को दूसरी भाषा में परिवर्तित करते हैं तो वह अनुवाद कहलाता है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अनुवाद कार्य में कम से कम कितनी भाषाओं का ज्ञान हो जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुवाद में अभी मैंने अनुवाद का भी आपको बताया था, उसमें वो पूछ रहा है कम से कम कितनी भाषाओं का ज्ञान हो जाता है? 4, 5, 2? तो उत्तर थर्ड, मतलब ऑप्शन 3 इज करेक्ट। कम से कम हमें 2 भाषाओं का ज्ञान तो हो ही जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अनुवाद कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। 2,
भाषागत और विधागत, 3 विचारगत और भावार्थगत। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है बिल्कुल। ये 2 प्रकार के होते हैं, भाषागत होते हैं और विद्यागत होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, ये किसने कहा है? पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। मुनरो ने कहा था, एनन ने कहा था, गिल ने कहा था, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एनन ने कहा था, एनन ने कहा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, पाठ्यक्रम का संबंध केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि यह उन सभी क्रियाओं से भी संबंधित है जो विद्यालय में अनुभव के लिए प्रदान की जाती है। तो यही ऑप्शन करेक्ट है। नीचे दिया हुआ है, पाठ्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना नहीं यार, यहाँ पर आपको पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना नहीं है, सिर्फ यही उद्देश्य नहीं है, जो आपके अनुभव है विद्यालय में उसे भी प्रदान किया जाता है, तो वो पाठ्यक्रम कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक कक्षा कक्ष के प्रयोग के लिए निर्धारित की गई पुस्तक है, ये किसने कहा था? पाठ्य पुस्तक कक्षा कक्ष के प्रयोग के लिए निर्धारित की गई पुस्तक है, ये किसने कहा था? क्रू ने, बेकन ने, लेंज ने, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, बेकन ने, बेकन ने। ठीक है, पाठ्य पुस्तक के बारे में बताया था इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ओके, 30 क्वेश्चंस कम नहीं होते, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं थोड़ा सा टाइम निकाल के। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।